गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10th। देखिए चैप्टर है हमारा नियंत्रण एवं समन्वय। अब इसके अंतर्गत हम देखिए सबसे पहले क्या होता है तंत्रिका तंत्र। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि शरीर में विभिन्न क्रियाओं के लिए उनका नियंत्रण और समन्वय क्या हो जाता है अति आवश्यक होता है, जिसके लिए हमारे शरीर में एक सूचना प्रसारण तंत्र होता है। और यह सूचना प्रसारण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है अंतःस्रावी तंत्र। तो यहाँ पर हम देखेंगे तंत्रिका तंत्र। देखिए तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है जंतुओं में तंत्रिका तंत्र, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र शरीर के अंगों में आपसी तालमेल रखता है। जो शरीर के जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, उन अंगों के बीच में क्या करता है उच्च तालमेल रखने की आवश्यकता होती है, और उस पर तालमेल रखने की व्यवस्था कौन करता है, यह तंत्रिका तंत्र करता है। यह एक द्रुतगामी सेवा की तरह होती है। देखिए द्रुतगामी सेवा यानी कि हाई स्पीड सर्विस। जैसे आज के समय में क्या होता है, जैसे इंटरनेट है तो वह पूरे विश्व में क्या उसका पूरा जाल फैला हुआ है। अगर मैं नानामता में बैठ करके कुछ मैसेज करता हूँ या मेल भेजता हूँ तो तुरंत उसको किस भारत के या वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो मैसेज तुरंत चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी आपने देखा होगा, जैसे ही कांटा चुभता है तुरंत वैसे ही हमें उसका आभास हो जाता है और हम कांटे को क्या करते हैं निकाल लेते हैं, या फिर हमारा पैर झटके के साथ वहाँ से क्या होता है हट जाता है। तो ये जो चीज़ हो रही है कितनी स्पीड में हो रही है, इसीलिए क्या है एक द्रुतगामी सेवा की तरह, हाई स्पीड सर्विस की तरह होता है। जो सभी प्रकार की कायिक, व्यवहारिक व शरीर क्रियात्मक क्रियाओं पर क्या करते हैं नियंत्रण तथा उसका नियमन करता है। देखिए क्या कह रहा है, यह जो सभी प्रकार की कायिक, व्यवहारिक व शरीर क्रियात्मक क्रियाओं पर नियंत्रण तथा नियमन करता है। तो ये सभी चीज़ के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तंत्रिका तंत्र की आवश्यकता होती है। अंगों के बीच में आपसी तालमेल अगर ठीक सामंजस्य स्थापित नहीं होगा तो वह ऑर्गन्स, वह हमारी जो अन्य ऑर्गन्स होंगे वह ठीक से कार्य करने में क्या होंगे, सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए तंत्रिका तंत्र उन अंगों के बीच में क्या करता है, आपसी तालमेल को बनाए रखता है, जो शरीर के लिए महत्वपूर्ण होता है या शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। अब देखिए इस तंत्रिका तंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका ऊतकों के द्वारा होता है। यानी कि तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाले जो ऊतक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तंत्रिका ऊतक कहते हैं। अब इन तंत्रिका ऊतकों को भी बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए जो यहाँ पर जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम क्या कहते हैं न्यूरॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, न्यूरॉन। कभी कभी देखिए इसके संक्षेप में नहीं पूछा जाता आपके यहाँ, केवल तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र पूछा जाता है। और कभी कभी जैसे न्यूरॉन शब्द आएगा, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए, या न्यूरॉन किसे कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है तंत्रिका कोशिका कहते किसे। देखिए तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। ये इसकी छोटी सी एक परिभाषा हो गई। अब देखिए बात आती है कि तंत्रिका कोशिका किस प्रकार से हमारे शरीर में होती है या किस प्रकार से कार्य करती है। ये जो कोशिकाएं होती हैं वह अत्यधिक जटिल व लंबी होती है। कैसे होती है, अत्यधिक जटिल होती हैं व लंबी होती हैं। और प्रत्येक कोशिका जो होती है वह भ्रूणीय अवस्था में, कौन सी अवस्था में, भ्रूणीय अवस्था में एक न्यूरोब्लास्ट से बनती है। किससे बनती है, न्यूरोब्लास्ट से बनती है। अब देखिए जब न्यूरोब्लास्ट से बनती है, जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वहाँ से ये निकलने वाले प्रवर्धों की संख्या के आधार पर, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो वहाँ से निकलने के आधार पर, इसको क्या हम दो प्रकार से या कई आधार पर, संख्या के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, एक ध्रुवीय कह सकते हैं, द्विध्रुवीय कह सकते हैं, या फिर हम बहुध्रुवीय इसको कह सकते हैं। अब देखिए कुछ निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, तो उन निम्न श्रेणी के जंतुओं में क्या होता है, ये अध्रुवीय तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, अध्रुवीय, नॉन पोलर न्यूरॉन्स उसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं।
अब इनमें देखिए प्रवर्ध तो होते हैं, किंतु प्रवर्धों में क्रियात्मक विभेदीकरण नहीं होता। जो निम्न श्रेणी के जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? अध्रुवीय, यानी कि नॉन पोलर। लेकिन कह रहा है उनमें प्रवर्ध तो होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए दो ध्रुविकाएं हैं, तंत्रिकाक्ष हैं, वहाँ भी प्रवर्ध तो होते हैं, लेकिन उन प्रवर्धों में क्रियात्मक विभेदीकरण नहीं होता है, जैसा कि अन्य प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं में होता है। अब देखिए अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में कहते हैं, तंत्रिका कोशिका के निम्नलिखित भाग हो है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसके मेन कितने देखिए दो भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? जो ये वाला भाग आपको गोलाकार या अंडाकार जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? कोशिकाकार। क्या कहते हैं? कोशिकाकार, साइड। अब इस कोशिका काय में देखिए, अगर हम इस कोशिका काय को देखते हैं, ये महत्वपूर्ण भाग होता है इसका, और इसी में देखिए इसके बीचों बीच में केंद्रक होता है, बीच केंद्र होता है, और इसमें जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में तंत्रिका तंतु के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, अंतः पृथ्वी जालिका, वसा बिंदु और बड़े बड़े आकार के जो निसल के कण दिखाई दे रहे हैं, ये बड़े बड़े आकार के क्या है? निसल के कण क्या होते हैं? उसमें पाए जाते हैं। और इन सब के अतिरिक्त इसमें क्या होता है? जो ये निसल के जो कण होते हैं, बड़े बड़े आकार के जो कण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो कण होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? यह डीएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए और न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ये एक प्रकार के क्रोमेटिन कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? क्रोमेटिन पदार्थ होता है, या कण कह दो या क्रोमेटिन पदार्थ होता है। अब मस्तिष्क की कुछ कोशिकाओं में क्या होता है कि ये मेलानिन आदि रंगाएं भी क्या होती हैं? वहाँ पर पाई जाती हैं। अब इसका दूसरा भाग आता है तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध। अब ये तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध देखिए दो प्रकार का होता है। एक तो छोटा प्रवर्ध जो जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुमिका कहते हैं, और दूसरा होता है तंत्रिकाक्ष, जिसे बोलते हैं एग्स। तंत्रिकाक्ष। अब देखिए यहाँ पर जो ध्रुविकाएं होती हैं, ये डेंड्राइट्स से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये कोशिका काय से ऊपर की ओर, यानी कि सिरे की ओर क्या होते हैं? संकरे होते चले जाते हैं, यानी कि पतले होते चले जाते हैं, और कभी कभी निकलने के स्थान से क्या होते हैं? अत्यधिक शाखित हो जाते हैं। देखिए अत्यधिक यहाँ पर देखिए किसी भी अगर हम ध्रुविकाओं को देखते हैं तो अत्यधिक क्या जा रही है? शाखित हो जा रही है। इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? वृक्षाभ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वृक्षाभ कहते हैं। और इनमें भी तंत्रिका तंतु और निसल के कण क्या होते हैं? आदि पाए जाते हैं। इन ध्रुविकाओं का काम क्या होता है? जो उद्दीपन है या जो प्रेरणा है, प्रेरणा कह लो या उद्दीपन को क्या करता है? यह कोशिका से कोशिका काय की ओर लाती है। कहाँ की ओर लाती है उद्दीपन को? कोशिका काय की ओर ले जाती है। अब इसके बाद आता है देखिए दूसरा भाग आता क्या है? अक्षय तंतु। ये लंबा वाला जो भाग होता है एक समान मोटाई का होता है। जैसे अभी ध्रुविकाओं में आपने देखा कि ये ऊपर की ओर संकरा होता चला जाता है, लेकिन जो तंत्रिकाक्ष होता है वह एक लंबा प्रवर्ध होता है। कैसा होता है? लेकिन समान मोटाई का होता है। यहाँ पर देखिए समान मोटाई का है। अब ये उन उद्दीपन, उन प्रेरणाओं को क्या करती है? कोशिका काय से दूर ले जाती है, और यह दूसरी ओर ही आकर के क्या होती है? शाखित होती है। अब तंत्रिकाक्ष के अंतिम छोर पर क्या होती है? यहाँ पर घुंडी नुमा रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? सिनेप्टिक ग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक घुंडी कहते हैं। यहीं से देखिए एक और तंत्रिका कोशिका लगी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब यहीं पर क्या होता है? दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अब जब प्रेरणा या उस उद्दीपन को ये तंत्रिकाक्ष कोशिका काय से दूसरी तंत्रिका कोशिका काय की ओर ले जाएगी, और वहीं से वह फिर अंगों की ओर क्या हो जाती है? चली जाती है। तो इस प्रकार से देखिए अगर हम अब इस तंत्रिकाक्ष की अगर बात करते हैं तो ये तंत्रिका कोशिका क्या जाती है? एक संधि स्थल बनाती है, और इस तंत्रिकाक्ष के चारों ओर क्या होता है? एक न्यूरिलेमा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा न्यूरिलेमा का अच्छा होता है, और ये न्यूरिलेमा बीच बीच में क्या होती है? खंडित होती है, या इस तंत्रिकाक्ष के साथ जुड़ी होती है। जिस स्थान पर ये तंत्रिकाक्ष के साथ लगी हुई है उस स्थान को कहते हैं रेनवियर के नोड। रेनवियर
के नोड। अब देखिए, और ये जो रैंकर के जो नोड होते हैं, किससे बने होते हैं? यह श्वान कोशिकाओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? श्वान कोशिकाओं से बने होते हैं। और देखिए, कुछ तंत्रिका तंतुओं में क्या होता है कि तंत्रिका तंतुओं में तंत्रिकाक्ष के चारों ओर क्या होता है? एक माइलिन यानी कि वशीय पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ है? वशीय पदार्थ अगर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? मज्जावृत्त। क्या कहेंगे उसे? मज्जावृत्त। अगर किसी तंत्रिकाक्ष के चारों ओर अगर वशीय पदार्थ नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? हम मज्जा रहित कहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? जो तंत्रिकाक्ष होता है वह उद्दीपनों को या प्रेरणा को क्या करता है? दूसरी तंत्रिका कोशिका के वृक्षार्थ तक पहुंचाती है। अब इस प्रकार से देखिए, ये तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र जो है ये आपसे पूछा जाता है और इसका डायग्राम बड़ा सुंदर बनाएं, जितनी मेहनत हो सके। पूरा डायग्राम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब इसके बाद जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: संवेदी न्यूरॉन, प्रेरक न्यूरॉन और मिश्रित न्यूरॉन। जो संवेदी न्यूरॉन होती है वह क्या करती है? अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर ले जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि सुषुम्ना की ओर ले जाती है। और दूसरा है प्रेरक न्यूरॉन्स। प्रेरक न्यूरॉन के अंतर्गत क्या होता है? यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से यानी कि मेरुरज्जु और मस्तिष्क से, मेरुरज्जु और मस्तिष्क दोनों वहाँ से क्या करता है? संदेश को लेकर के अंगों तक पहुँचाते हैं। जैसे कांटा चुभा था, संवेदी न्यूरॉन ने क्या किया? उसको ग्रहण किया और कहाँ ले गया? मेरुरज्जु। अब मेरुरज्जु उसको प्रेरणा के रूप में प्रेरक न्यूरॉन को क्या करेगा? आदेश करेगा और उसके माध्यम से वो कहाँ पहुँचेगी? अंगों तक सूचना पहुँच जाती है। तीसरी है मिश्रित न्यूरॉन। मिश्रित न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? यह दोनों प्रकार के कार्य करते हैं। धन्यवाद।